छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने महादेव ऐप के बहाने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के शासन में छत्तीसगढ़ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? कोठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? जिसके बाद नड्डा ने चुनावी मुद्दा बन चुके सट्टा वाले महादेव ऐप का जिक्र कर बघेल सरकार पर हमला बोला। आप बताइए, महादेव ऐप पे 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? बीजेपी ने जिस तरह महादेव ऐप को मुद्दा बनाया, उससे उसका पूरा जोर बघेल सरकार को भ्रष्टाचार वाली सरकार साबित करने पर रहा। लेकिन भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के चुनावी शोर में कांग्रेस हथियार डालने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री बघेल तो महादेव ऐप से बीजेपी का ही रिश्ता जोड़कर पलटवार करते दिखे। और रायपुर में जब मीडिया से उनका सामना हुआ तो उन्होंने इस मामले में ईडी की जांच को बीजेपी की हताशा करार दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल ने जांच एजेंसी से लेकर महादेव ऐप से जुड़े आरोपियों को बीजेपी का आदमी करार दिया। पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं जो पकड़ा गया। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है। बघेल ने ईडी और बीजेपी पर महादेव ऐप से जुड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाया और ऑनलाइन बेटिंग को बंद कराने की चुनौती दी। लेकिन चुनावी घमासान के बीच महादेव ऐप के बहाने बीजेपी को ऐसा मुद्दा मिल गया जिसे उसके नेता छोड़ने को तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसी राह पर चलती दिखी। और बीजेपी की स्टार प्रचारक जब धमतरी के ग्राम आदमी पहुंची तो उनकी जुबान पर भी महादेव ऐप और उसका दुबई कनेक्शन आ गया। कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां पर कांग्रेस के मुखिया का चुनाव दुबई से चलता। इसके बाद स्मृति ईरानी ने सट्टेबाजी के गोरख धंधे से कांग्रेस नेतृत्व को जोड़ने की कोशिश की। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा जब कांग्रेस के नेतृत्व ने सत्ता में रहकर सट्टा का बाजार चलाया हो। जनसभा में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री बघेल पर झूठी गारंटी देने का आरोप लगाया और अपनी बात पर जोर देने के लिए राज्य में शराबबंदी लागू नहीं होने की याद दिलाई। चुनावी प्रचार में सभी दलों ने मध्य प्रदेश में भी अपनी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के 2 सबसे बड़े चेहरे दिग्विजय और कमलनाथ पर बेटों को राजनीति में जमाने की कोशिश का आरोप लगाया। हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं और कांग्रेस के लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है। राजनाथ का बयान मध्य प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार पर रहा और उन्होंने शिवराज सरकार की योजनाओं की जी भर के तारीफ की। जो योजनाएं शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में लागू की हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतनी योजनाएं किसी मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की। अपने भाषण में राजनाथ बार बार मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान करते रहे। बीजेपी के दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में जनता को लुभाने के लिए पूरा जोर लगाया तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी प्रचार अभियान में कूद पड़ी। मध्य प्रदेश के धार में प्रियंका गांधी ने आज रैली की जिसमें उन्होंने शिवराज के शासनकाल में कानून व्यवस्था की हालत बदतर होने का दावा किया। हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। हालांकि प्रियंका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में थी, लेकिन उनके निशाने पर पीएम मोदी भी रहे। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर गरीबों के बजाय उद्योगपतियों का दोस्त होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने जनता से कांग्रेस को वोट न देने की अपील की तो दोनों दलों के बीच मतभेद और गहरे हो गए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने अखिलेश को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। अखिलेश मर्यादा की पूरी सीमाएं लांघ गए। मानक अग्रवाल ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस बयान से किस तरह अपना ही नुकसान करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा बोल रहे हैं
जो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर प्रोजेक्ट किया जाना है। ऐसे में अखिलेश जी को बोलकर वो अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस ने अखिलेश को कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में सोच समझकर बोलने की सलाह दी। चूंकि अखिलेश यादव ने सरेआम कांग्रेस को धोखा देने वाली पार्टी करार दिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ की बढ़ती उम्र पर तंज भी कसा, इसलिए इस बयान को विपक्षी गठबंधन में दरार की तरह देखा गया। और मौका मिला तो बीजेपी ने इस गठबंधन की नीयत पर भविष्यवाणी शुरू कर दी। एक दूसरे को चालू पार्टी, चिरकुट, धोखे वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि गठबंधन का असर क्या होगा और ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय चलने वाला नहीं। चूंकि गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सीट देने से इनकार कर दिया, इसीलिए एक दिन पहले एक रैली में इन शब्दों में अखिलेश का गुस्सा फूटा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। विपक्षी एकता के बल पर मोदी को टक्कर देने का दावा करने वाली कांग्रेस फिलहाल अखिलेश, नीतीश और केजरीवाल के निशाने पर है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों का जत्था मतदान केंद्रों पर पहुंचा और वोटिंग की तमाम तैयारियां पूरी की। पहले चरण में अंतागढ़, कांकेर, कोंडागांव, राजनांदगांव और बस्तर समेत 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए ड्रोन से मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। पार्टी ने करणपुर से परीथीपाल सिंह और हवा महल विधानसभा से पप्पू कुरैशी को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 88 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट से 7वीं बार पर्चा भरा। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गहलोत बेहद सादगी के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उनके साथ पत्नी, बेटे, भांजे और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी ही मौजूद थे। पर्चा भरने से ठीक पहले उन्होंने सत्ता में दोबारा वापसी का भरोसा जताया। गाँव के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। हर बार की तरह इस बार भी गहलोत नामांकन से पहले अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे और उनके साथ ही पुरखों का आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी डाली। राजस्थान के 12 में बीजेपी ने उम्मीदवार बदलने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एहतियात बरतते हुए ऐसा किया और 5वीं लिस्ट में 12 से राधेश्याम बैरवा को उम्मीदवार घोषित किया। और जैसे ही इस बदलाव की खबर फैली, समर्थक बैरवा को कंधे पर उठा करके सड़कों पर निकल पड़े। कभी टेलरिंग का काम करने वाले बैरवा ने टिकट मिलने की वजह जनता के आशीर्वाद को बताया। जनता की आवाज ऊपर बनाया गया है। लेकिन इसकी वजह कुछ और भी बताई गई, जिसके मुताबिक बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में जिस सारिका सिंह चौहान को टिकट दिया था, उसके जन्म स्थान और जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ अंदेशे जताए जा रहे थे। इसीलिए किसी तरह का जोखिम न लेकर बीजेपी ने 5वीं लिस्ट में राधेश्याम बैरवा को आगे कर दिया।